बैठ जाइए बेटा। जय हिंद दोस्तों, सभी मित्रों का स्वागत है फेसबुक के इस पेज पर। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन मैं 11 बजे जो हमारी ऑफलाइन की कक्षाएं हैं, जिसमें हमारे मित्र हमें पढ़ रहे होते हैं, उन्हीं के साथ हम आपको भी लाइव करते हैं। और प्लेटफॉर्म बेटा जिस पे हम लाइव हो रहे हैं वो एक फेसबुक का पेज है, आर्या कैरियर पॉइंट। तो आप इस पेज को सर्च करके प्रतिदिन आप 11 बजे मेरी लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और प्लीज बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिए। क्या इस क्लास से आपको कुछ फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो जरूर बताइए। मेरा प्रयास यही है कि जो मित्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैं कुछ मदद कर पाऊं। तो मेरा प्रयास यही है बेटा। और आप लोगों का जो कमेंट होगा या आप लोगों की जो बातें होंगी, उससे मैं समझ पाऊंगा कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। एक ही निवेदन मैं बार बार आपसे करता हूं, वो ये कि इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर कर लीजिएगा। शेयर दिखना चाहिए, वही मेरा उत्साह है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक मेरी बात पहुंचे और उन मित्रों को भी सहयोग हो, मेरा भी उत्साह बढ़े। यही प्रयास है। जिन मित्रों का ये क्लास अगर मिस हो, मैंने वो ऑनलाइन ना पढ़ पाए, उनके लिए भी प्लान बी है बेटा। वो यूट्यूब पे एक चैनल है, आर्या कैरियर पॉइंट। बस इतना ही आप टाइप करिएगा, आपको मिल जाएगा। उस चैनल पे जाइएगा, पहले दिन से आज तक का सारा वीडियो अपलोड आपको मिलेगा एक क्रम से। वहां से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है बेटा कि अपना फीडबैक दीजिए। एक प्रयास मैंने शुरू किया बेटा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर की क्लासेस हैं, जिसको आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, हमें भी सुने। और मेरा प्रयास ये है कि हम बेसिक लेवल से चीजों पे चर्चा करें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ा है, तो उनकी कैसे मदद हो पाए बेटा, यही मेरा प्रयास है। और आपकी सफलता में मेरी थोड़ी सी भूमिका हो जाए, यही मेरी कोशिश है, यही मैं प्रयास कर रहा हूं बेटा। लेकिन अपना बेटा अपनी राय जरूर मुझे दीजिए, ताकि हम आगे की जो बातें आपसे करें उसमें हम इसमें कुछ संशोधन कर सकें, कुछ सुधार कर सकें। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि आपके जितने मित्र हैं जो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन की जो कक्षाएं हैं इन्हीं को हम लाइव करते हैं, तो रियल टाइम की क्लास आपको हम दे रहे हैं। बस अंतर यह है कि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, आप स्क्रीन के सामने मुझे देख रहे हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। बस एक थोड़ी परेशानी है कि हमारे मित्र जो हमारे सामने बैठे हैं ये हमसे कुछ पूछ सकते हैं, आप हमसे तुरंत नहीं कुछ पूछ सकते, और हम उसका रिस्पांस भी तुरंत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ पूछेंगे तो हम लेटर टाइम में, बाद के समय में हम आपको रिस्पांस जरूर करेंगे। ठीक है बेटा? तो शुरुआत करते हैं। जिन जिन टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया है, मैं 2 मिनट में ब्रीफ करता हूँ। खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें यूनिवर्स कैसे बना, तारे कैसे बनते हैं, तारों का पूरा जीवन चक्र क्या है, इस पे मैंने बात किया। स्पेशली चंद्रशेखर लिमिट क्या है, ओपेनहाइमर वेलकॉफ सीमा क्या है, ब्लैक होल क्या है, सारी चीजें बेटा मैंने आपसे चर्चा किया है। एक तारे में एनर्जी कहाँ से आती है, तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब हम लोगों ने बात किया। तो अब हम लोग आ गए हैं बेटा धरती पे। और कल परसों के लेक्चर्स में हमने आपके धरती की जो ज्यामितीय संरचना है, स्ट्रक्चर है, उस पर बात किया। कल मैंने आपसे ये बताने की कोशिश किया कि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो थोड़ी इंक्लाइंड है। इसको लेके बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जब उनसे पूछिए तो यही जवाब देते हैं कि 23.5 अंश, 23.5 डिग्री। तो गलतियां हैं बेटा, उसको सुधारिए। मुझे लगता है दिस इज राइट टाइम कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, ठीक करें। पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 23.5 अंश नहीं है, 23.5 अंश भी है और नहीं भी है। डिपेंड ये करता है कि आप कहां से पूछ रहे हैं। अगर ऑर्बिटल प्लेन से पृथ्वी के एक्सिस का झुकाव पूछ रहे हैं तो 66.5 अंश, विकल्प में यही चूज करना होगा। अगर ऑर्बिटल प्लेन के वर्टिकल से पूछे तो 23.5 अंश। और ये कोई यूनिवर्सल जवाब नहीं है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, 23.5 अंश है। तो कल मैंने यही समझाने का प्रयास किया कि पृथ्वी के एक्सिस पे झुकाव के कारण आखिर होता क्या है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए,
अगर पृथ्वी की एक्सिस झुकी ना होती, वो चाहे जितनी डिग्री झुकी है, अगर ना झुकी होती तो मौसम का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ क्लाइमेट बदलता है, मौसम बदलता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है बेटा। दूसरे कारण सब उसी से जुड़े हुए कारण हैं कि पृथ्वी की एक्सिस अगर वर्टिकल होती, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बेटा, एक काल्पनिक प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष अगर झुका नहीं होता, सीधा होता, तो क्या होता? तो सब कुछ होता, हम भी होते, आप भी होते, पढ़ाई भी होती, सब कुछ होता, एक चीज नहीं होता, इस धरती पर ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता। इसका यह मतलब भी नहीं है कि पूरी धरती पे हर जगह एक समान ताप होता, नहीं नहीं, वो ताप का तो अंतर आता ही, लेकिन जहां जो अंतर रहता वहां वैसे ही वर्ष भर बना रहता। यानी जिन इलाकों में ग्रीष्मकाल होता, गर्मी होती, वहां साल भर गर्मी होती, जहां ठंडक होती वहां साल भर ठंडक होती, ऋतुएं नहीं बदलती। ये दिमाग में जरूर फीड करिए कि अगर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव नहीं होता तो ऋतु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक चीज, यदि पृथ्वी की एक्सिस का इंक्लिनेशन वर्टिकल से 23.5 डिग्री के अलावा मान लीजिए 40 डिग्री होता, 50 डिग्री होता, 30 डिग्री होता, कुछ भी होता, तो क्या होता? सिर्फ यह होता कि सूर्य की लंबवत किरणों की रेंज वेरी करती वहां तक जहां तक वर्टिकल से झुकाव होता। आज की डेट में पृथ्वी का एक्सिस वर्टिकल से कितना झुका है बेटा? 23.5 डिग्री। दैट्स वाई सूर्य की जो वर्टिकल रेज हैं वो इक्वेटोर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाती हैं और 23.5 डिग्री साउथ की ओर जाती हैं। एक बात आपको पता है कि सूर्य तो अपने स्थान पे स्थिर है, तो सूर्य की किरणें कहां आती जाती हैं? नहीं, धरती जब इंक्लाइंड है ना बेटा, तो उसकी किरणें कभी कहीं लंबवत पड़ती हैं और कभी कहीं लंबवत पड़ती हैं। और ये जो रेंज ऑफ वेरिएशन है वो विषुवत रेखा से इक्वेटोर से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर और 23.5 डिग्री साउथ की ओर, तो इसी के बीच में सूर्य की लंबवत किरणें घूमती रहती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी का जो एक्सिस है वो वर्टिकल से 23.5 डिग्री झुकी है, और ये 30 डिग्री झुकी होती तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होता। यानी कर्क रेखा तब 30 डिग्री पे होती, मकर रेखा 30 डिग्री पर होती। अगर पृथ्वी की एक्सिस वर्टिकल से 40 डिग्री झुकी होती तो कर्क रेखा भी 40 पे होती, मकर रेखा भी 40 पे होती। तो अब ये तो क्लियर हुआ ना बेटा कि आखिर कर्क रेखा, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों 23.5 पे ही निर्धारित की गई? क्योंकि मैंने कल बताया ये सूर्य की लंबवत किरणों की रेंज है। मुझे लगता है सब चर्चा हो चुकी है बेटा। जिन मित्रों का छूटा होगा वो पिछले वीडियो में जाके जरूर देखेंगे, यूट्यूब पे उपलब्ध है बेटा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ बेसिक चीजों पे चर्चा करके हम आगे चलते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे बेटा एटमॉस्फेयर के ऊपर, और मुझे लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा पढ़ा होता है, थोड़ा बहुत उसको जानकारी होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। हर कंपटीशन में बेटा यहां से क्वेश्चन होते हैं, वो चाहे छोटे से छोटा कंपटीशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, हर कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन होता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक से लेके और किसी भी लेवल तक की चीजें आपको मैं बताऊं, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इसका लाभ मिले। जो एटमॉस्फेयर है बेटा वो क्या है? जो हमारा वायुमंडल है वो क्या है? तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों को समझते हैं कि आखिर वायुमंडल कहते किसे हैं। जो सामान्य रूप से हम लोगों की फीलिंग है वह, और ज्योग्राफी की जो फीलिंग है वह। तो एक बहुत सिंपल से डेफिनेशन है बेटा, धरती के चारों तरफ गैसों का आवरण है। वो कौन कौन सी गैसें हैं अभी हम आपसे बात करते हैं, आपको भी पता होगा, हर जगह लिखा हुआ है। धरती के चारों ओर कुछ गैसों का आवरण है। अब समस्या यह है कि धरती के चारों ओर जो गैसों का आवरण है वो धरती के साथ हमेशा बंधा हुआ है, तब भी बंधा हुआ है जबकि धरती लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। धरती की जो वार्षिक गति है वो 1,00,000 किलोमीटर से अधिक है।
तो इतनी बेतहाशा गति से सूर्य चारों तरफ घूम रही है सूर्य के, और धरती के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है वो धरती का साथ नहीं छोड़ रहा है। और सही मायने में होना तो ये चाहिए कि सूर्य के चारों तरफ घूमते घूमते धरती निकल जाए और सारा गैस वैस पीछे छूट जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो जो गैसों का आवरण है वो पृथ्वी के साथ हमेशा बंधा हुआ है। तो कौन सी शक्ति है जो उसको बांधे है? तो शक्ति है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी गुरुत्वाकर्षण बल ही गैसों के आवरण को बांधे हुए है, उनको भागने नहीं देता, भले ही धरती बेतहाशा गति से सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। अरे जब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास में है, ऑफलाइन क्लास में है बेटा, जितनी देर हम लोग पढ़ेंगे उतनी ही देर में हम लोग लगभग 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके होंगे। हाँ, थकावट नहीं महसूस होगी वो इसलिए कि सब कुछ साथ में चल रहा है ना बेटा। तो ट्रेन की यात्रा जैसा कुछ मामला है, बहुत बड़ी ट्रेन है, बस ये आप कल्पना करें। तो समस्या ये है बेटा कि पेड़ धरती के साथ घूम रहा है, घर धरती के साथ घूम रहा है, ये भौतिक रूप से धरती से जुड़ा है। गैस तो फिजिकली धरती से अटैच नहीं है, गैस को तो साथ छोड़ देना चाहिए। इतनी गति से आप भागोगे तो हम तो साथ नहीं निभा पाएंगे, छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। धरती गैसों को भी कस के पकड़े रहती है, और ये कौन है बेटा? ये है गुरुत्वाकर्षण। तो अब एक बात तय हो गई कि गैसों का वह आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बंधा हुआ है वही हमारा वायुमंडल है। अब इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहां तक है वायुमंडल, आखिर कहां तक आवरण है जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो इसको लेके अभी आधुनिक समय में बेटा बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत विवाद है विवाद यह है कि लेटेस्ट रिसर्च होती जा रही है, खोज होती जा रही है। तो एक बात तो तय जानो कि अभी लेटेस्ट जो रिसर्च बता रही है वो ये कह रही है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर तक वायुमंडल है। हाँ, वो वायुमंडल सिर्फ नाम का है, परिभाषा के अकॉर्डिंग वो वायुमंडल है, वो वायुमंडल हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक भी कण मौजूद है तो डेफिनेटली वहां तक वायुमंडल है, एज पर डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार। क्लियर हो रहा है? लेकिन वो सिर्फ बेटा परिभाषा के डायमेंशन में आ रहा है, बहुत विरल है, दूर दूर है, हल्की गैसें विद्यमान है, लेकिन है तो वायुमंडल। लेकिन वह वायुमंडल जिसे आप समझते हैं, जो हम लोग वास्तविक धरातल पे महसूस करते हैं, वो वायुमंडल बहुत कम ऊंचाई तक है और एक दिन मैंने आपको बोला था सॉरी बेटा, एक दिन मैंने आपको बताया था, एक वैज्ञानिक थे कार्मन, जिन्होंने एक लाइन खींच दिया और कहा कि हम इसके नीचे ही वायुमंडल मानेंगे, इसके ऊपर हम अंतरिक्ष मानेंगे। तो इसीलिए उस रेखा को क्या कहा गया बेटा? कार्मन लाइन, कार्मन रेखा कहा गया। तो मोटा मोटा ये मान लो कि लगभग 90-100 किलोमीटर का जो वायुमंडल है, सही मायने में वही वायुमंडल है। और ऊपर वायुमंडल चाहे जहां तक हो, वो सिर्फ एक वायुमंडल के डेफिनेशन में आता होगा, लेकिन वो हमारे किसी काम का वायुमंडल नहीं है। ये क्लियर हुआ बेटा? और जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है, जो डिमार्केट कर देती है कि वायुमंडल यहां तक और उसके ऊपर अब अंतरिक्ष शुरू है, उसे हम लोग कहते हैं बेटा कार्बन लाइन। वो कितनी है बेटा? 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर। चर्चा हो चुकी है, आपसे बात हो चुकी है। बहरहाल थोड़ा सा ये बात करते हैं बेटा कि जो हमारा वायुमंडल आज का है, यानी जिस वायुमंडल में हम जी रहे हैं, क्या ये धरती के निर्माण के साथ ही है? तो इसको भी थोड़ा सा हम डिबेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी बनी, अब ये मत पूछना बेटा कि पृथ्वी कैसे बनी, इस पे हम व्यापक चर्चा कर चुके हैं आपसे, वीडियो उपलब्ध है, जाके देख लीजिएगा। जैसे बाकी ग्रह बने वैसे पृथ्वी भी बनी। बाकी ग्रह कैसे बने हम विस्तार से बात कर चुके हैं, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, मोनास्टिक थ्योरी, दोनों पे हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैसे बाकी ग्रह बने होंगे वैसे पृथ्वी बनी होगी। तो एक मोटा मोटा हम लोग कहते हैं बेटा कि पृथ्वी की जो आयु है, उम्र है, वो लगभग अरब वर्ष है, 4.5 अरब वर्ष है पृथ्वी का। और आपने यह भी पढ़ा होगा और बचपन से हमें बताया गया कि पृथ्वी प्रारंभ में एक फायरवॉल जैसी थी, आग के गोले जैसी थी, वर्तमान स्थिति में तो थी ही नहीं। अब एक बात मुझे बताइए
कि पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में इन 4.5 अरब वर्षों में आई, तो जो एटमॉस्फेयर हम लोगों का बना या बना होगा, आज भी है एटमॉस्फेयर, या उस समय जो एटमॉस्फेयर बना होगा, उस एटमॉस्फेयर में और आज के एटमॉस्फेयर में अंतर होगा, डेफिनेटली डिफरेंस होगा। तो धरती के साथ जो पहली बार एटमॉस्फेयर बना, क्रिएट हुआ, प्लेनेट के साथ जब कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? प्राथमिक वायुमंडल। और अभी भी ढेर सारे ग्रहों का जो वायुमंडल है बेटा, वो आज भी प्राइमरी एटमॉस्फेयर भी है। जैसे बृहस्पति का वायुमंडल आज भी प्राइमरी है, सैटर्न का आज भी प्राइमरी है, प्राथमिक वायुमंडल है। लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ये जो प्लेनेट के बनते समय वायुमंडल बना, वो नहीं है बेटा। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या है बेटा? सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। आज के दौर में जहां हम रह रहे हैं वो क्या है बेटा? द्वितीयक वायुमंडल है। ढेर सारे रिएक्शन होते हवाते, गैसों का कंपोजिशन बदलते बदलते हम आज के कंडीशन में पहुंचे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पृथ्वी के निर्माण के समय जो हमारा वायुमंडल बना, हम बात करेंगे बेटा विस्तार से ABCD से। और इस बात की मुझे कोई दरकार नहीं है कि भूगोल आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसकी कोई मुझे जरूरत भी नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, पृथ्वी के निर्माण के समय जो वायुमंडल बना होगा, उस वायुमंडल में गैसों का जो कंपोजिशन होगा वो आज वाला तो नहीं होगा। तो पृथ्वी के निर्माण के समय जो वायुमंडल बना था, उस वायुमंडल को हम प्राथमिक वायुमंडल कहते थे, प्राइमरी एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी। यानी हमारे वायुमंडल में कौन सी बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। शेयर करते चलिए मित्र, मेरी यही रिक्वायरमेंट है आपसे, यही आपकी फीस है, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, यही आपका स्नेह है मेरे प्रति। बाकी किसी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचे, ताकि जिन बच्चों को कोचिंग वगैरह उपलब्ध नहीं हो पा रही है उनको भी कुछ ज्ञान मिले, वो परीक्षा दे पाए। और भले मैं उनको ना देखा हूं, जरूरत भी नहीं है, हाँ आप चाहे तो मिलें, मैं उपलब्ध हूं। लेकिन आपकी सफलता में, यानी आपकी सफलता के यज्ञ में अगर मेरी थोड़ी सी भी आहुति हो गई बेटा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही मेरा प्रयास है। बहरहाल, तो पहला जो वायुमंडल बना बेटा, उसमें कौन सी गैसें थी बेटा? ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। एक बच्चे ने कहा कि आज कहाँ है सर ये गैसें? आज हैं ये गैसें। और आपके तो पीसीएस की परीक्षा में पूछ लिया कि हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस है। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे ना बेटा, तथ्यात्मक तो आजकल क्वेश्चन होते ही नहीं। अगर आप चीजें समझे हैं तो बता पाएंगे। हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी भागों में आज भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें विद्यमान है। क्लियर है? तो एक ने कहा वहां क्यों चली गई? अरे साहब, ढेर सारे जो रासायनिक परिवर्तन हुए उसके अनुसार कुछ गैसें और उत्पन्न हुई। वो गैसें हाइड्रोजन और हीलियम से भारी थी। भारी चीजें नीचे होती हैं, आर्किमिडीज साहब बता के चले गए, वो नीचे चली गई और हल्की गैसों को ढकेलते चले गई ऊपर। और जिसका साक्ष्य आज भी है कि हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी भागों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही विद्यमान है। यहां तक मुझे लगता है स्पष्ट हुआ बेटा। तो प्राथमिक वायुमंडल में किन गैसों की अधिकता थी? हाइड्रोजन और हीलियम। आज का जो हमारा वायुमंडल है उसमें गैसों का क्या कंपोजिशन है, मुझे नहीं लगता कि इस पे बहुत विस्तार से बात करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बोल दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं। आज जो हमारा वायुमंडल है, यानी जो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है, इसको थोड़ा देखिए बेटा। तथ्य है लेकिन इसका विश्लेषण करेंगे थोड़ा। हमारे वायुमंडल में 78.8% क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। यानी हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। ये बेटा छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। लेकिन मैं जो लिख रहा हूं उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 95% क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ये हमारे वायुमंडल में।
तीसरे नंबर पे अगर कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो 0.93% हमारे वायुमंडल में है आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। चौथे नंबर पे अगर आप देखें तो 0.03% हमारे वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो गौर से अगर आप देखो तो ये दोनों ही मिलके हमारे वायुमंडल के 99% का निर्माण कर देते, यानी हमारे वायुमंडल के 99% भाग का 99% भाग का निर्माण अकेले हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से कर लेती है। 1% बचा, उस 1% में 0.93 अकेले आर्गन। तो आर्गन ने जगह ही कितना छोड़ा, फिर उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज बताइए, धरती की जलवायु की दशाओं पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे नियंत्रण ज्यादा किसका है, किन गैसों का? क्योंकि हमारी जलवायु पे गैसों का प्रभाव पड़ता है, तो ये तो बिल्कुल तय है कि हमारी जलवायु की दशाओं पे इनका प्रभाव तो बहुत ही कम है या लगभग नहीं है। लेकिन हमारी जलवायु की दशाओं में नियंत्रण जो सबसे अधिक कर लेता है वो ये कर लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट दिखता है। और इसकी चर्चा भी हम बहुत विस्तार से कर चुके हैं बेटा, दोबारा नहीं करेंगे। जिनका छूटा है वो जाके देखें। मैंने आपसे बताया था कि शुक्र सबसे अधिक क्यों चमकता है, और मैंने बताया था कि शुक्र के वायुमंडल में अकेले कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, और आपके वायुमंडल में देखो कितना परसेंट है, 0.03%। अगर थोड़ी भी गणित समझ आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्रा बहुत ही कम है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी ये खेल खेलती है धरती पर। धरती पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वैश्विक उष्णता हो रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये सब हो रहा है। और फिर आप देख रहे हैं अर्थ समिट वगैरह जो हो रही है, उसमें कार्बन कोटा, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की बातें हो रही हैं। यानी हम कार्बन को लेकर बहुत चिंतित हैं। थोड़ा सा बात करते, लेकिन आप देखोगे कि अभी थोड़ा सा स्पेस और है वायुमंडल में, 100% अभी नहीं हुआ। तो इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में क्या है, उसकी बड़ी भारी भूमिका है बेटा, कंपटीशन के डायमेंशन में। इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कुछ अन्य अक्रिय गैसें, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन और हीलियम, और जल वाष्प और डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, ये हमारे वायुमंडल के अभिन्न अंग हैं, जिसको आप इग्नोर करते हैं ना बेटा, पृथ्वी की परीक्षा में उधर ही हमला हो जाता है। तो इसमें दो चीजों पे फोकस करना है बेटा, एक डस्ट पार्टिकल और एक जल वाष्प। आपकी परीक्षा में पूछा गया कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन है, यानी हमारे वायुमंडल की वह कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा तेजी से बदलती है। और ढेर सारे मित्रों ने गलत कर दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के चक्कर में पड़े बच्चे। हमारे वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस जल वाष्प है, निर्विवादित। और आपने भी महसूस किया होगा, सीजन टू सीजन, टेम्परेचर टू टेम्परेचर, हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती और घटती है। ये ध्यान रखिएगा बेटा। तो तय हो गया बेटा। इनके अतिरिक्त जो हमारे वायुमंडल में और भी गैसें हैं, और भी चीजें हैं जो अल्प मात्रा में हैं, वो क्या है बेटा? वो कुछ अक्रिय गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम, और साथ में जल वाष्प और धूल के कण। तो इन दो टॉपिक पे थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। जल वाष्प पे बात करते हैं। जल वाष्प हमारे वायुमंडल में विद्यमान है, मौजूद है, ठीक ठाक मौजूद है। वर्षा आदि जो सारी फेनोमेना होती है, कोहरा, कुहासा, फॉग, मिस्ट, वर्षा, स्नोफॉल, बर्फ की वर्षा, जो कुछ भी होता है वो हमारे वायुमंडल में विद्यमान जल वाष्प के कारण ही होता है। क्लियर है बेटा? अब जो जल वाष्प है इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं बेटा, वितरण देखते हैं। तो दो तरह से देखेंगे, एक तो पृथ्वी पर चल चल के देखेंगे, यानी क्षैतिज, हॉरिजेंटल,
तो कहां से कहां चलना है बेटा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलिए। और जरा हम ये चेक करते चलते हैं कि वायु में जलवाष्प की मात्रा पे क्या फर्क होता है। तो एक बात तो तय है बेटा कि धरती पर सबसे अधिक जो जलवाष्प विद्यमान होते हैं हवाओं में, वो विषुवत रेखा पर होते हैं। यानी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक जलवाष्प हवाओं में विद्यमान होता है और ध्रुवों पर सबसे कम होता है। तो एक बात थोड़ा समझ में आ रही है कि हवाओं में जलवाष्प की मात्रा क्या ताप से रिलेटेड है? तो जवाब है जी। सबसे अधिक औसत गर्मी विषुवत रेखा की ओर आती है, इसलिए वहां जलवाष्प भी ज्यादा है, इसीलिए वहां प्रतिदिन वर्षा होती है। धरती का वही एक ऐसा इलाका है जहां 365/365 बारिश होती है, यानी 365 दिन में 365 दिन बारिश होती है, बिना नागा के बारिश होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है। एक स्पेशल पैटर्न पे बारिश होती है, जो पैटर्न आपसे पूछा गया। तो रोज बारिश होगी, प्रतिदिन वर्षा होगी, तो हवाओं में जलवाष्प तो बढ़ ही जाएगी बेटा। और सबसे कम वेपर कहां मौजूद होते हैं हवाओं में बेटा? पोल्स पे, ध्रुवों पे। क्लियर है? तो क्षैतिज रूप से धरती पे चलने पे ये डिफरेंस समझ में आया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। हम धरातल से जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हवाओं में जलवाष्प की मात्रा घटती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। तो एक औसत रूप से हम मान सकते हैं कि लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जलवाष्प पाए जाते हैं, लगभग। इसमें भी बड़ी मजेदार बात देखी गई कि धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है, वहां कुल जलवाष्प का 50% ही पाया जाता है। मोटा मोटा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, जलवाष्प की मात्रा कम होती जा रही है। धरातल से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, जलवाष्प की मात्रा कम होती जा रही है। क्लियर है बेटा? मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। रिस्पॉन्ड करिएगा, हमारे सामने मित्र तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, है ना? अब थोड़ा बात करते हैं बेटा डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी परीक्षा में, इसको थोड़ा समझना है। हमारे वायुमंडल में, अभी वो सब नाम लेना ठीक नहीं है बेटा, अभी मैंने आपसे चर्चा किया ही नहीं, तो बात करने का हक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इतना आप जरूर जानते होंगे। हमारे वायुमंडल का जो सबसे नीचे वाला जो इलाका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में धूल के कण पाए जाते हैं बेटा, डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। क्लियर है? अब ये डस्ट पार्टिकल कहां से जाते हैं? ढेर सारे रीजन है, वोल्केनो इरप्शन है, पवन है, दुनिया भर की चीजें हैं जिससे धूल के कण विद्यमान है। एक बात कि धूल के कण बेटा हर जगह विद्यमान है। जहां आप रहते हैं वो फिजिकली आपको दिखें या ना दिखें, डस्ट फ्री मामला बिल्कुल नहीं है। आपके घर में लाख साफ सफाई हो, एक प्रकाश की किरण आए और अंधेरा हो, उस प्रकाश की किरण में आपको वो धूल के कण दिख जाएंगे, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, टिंडल इफेक्ट। तो आंख से भले ना दिखें, लेकिन डस्ट पार्टिकल विद्यमान है। इनका बड़ा खेल है बेटा। हमारे जो वायुमंडल के इस हिस्से में, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं, यहां धूल के कण और जलवाष्प पे खेल खेलते हैं। वो खेल कहलाता है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, और जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये इन्हीं लोगों की भूमिका है, जलवाष्प और डस्ट पार्टिकल। क्लियर है बेटा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ जो जलवाष्प के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं, साइज उनकी बहुत छोटी होती है, 0.2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन के बीच में। याद रखिएगा बेटा, बोलिएगा नहीं। कुछ जो डस्ट पार्टिकल हैं उनकी जो साइज होती है वो 0.2 से 10 माइक्रोन तक होती है। ये बहुत छोटे होते हैं बेटा, माइक्रोन एक इकाई है, बहुत छोटे होते हैं। इन्हीं धूल के कणों को ज्योग्राफी में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हिंदी में इसे कहते हैं आर्द्रताग्राही कण। तो हमारे जो वायुमंडल क्षोभ मंडल में है, धूल के जो वो कण हैं
जिनकी साइज 0.2 से 10 माइक्रोन के बीच में होती है, इनको हम लोग एक खास नाम दे देते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? आर्द्रता ग्राही। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण हैं, सोडियम क्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को ही हम लोग मुख्य रूप से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। इनकी भूमिका यह है कि अगर ये न मौजूद होते तो बारिश नहीं होती। तो वर्षा कराने में बेटा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी डस्ट पार्टिकल की, और उसमें भी मुख्य रूप से उनकी, जिन्हें हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। ये तो मैं आजकल देख रहा हूं छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ रहे हैं कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, आर्द्रता ग्राही कण किसे कहते हैं। तो अभी तो यही सब चल रहा, अब नाम ले लेके पूछेंगे। इसमें दो का मैंने नाम लिया बेटा, सोडियम क्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बात कर लेते हैं। कल एक मित्र आए ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि सर बड़ा नाम सुना है मैंने आपका। मैंने कहा धन्यवाद भाई। उन्होंने कहा कैसे पढ़ना है सर? कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोई एक ऐसा तरीका बताइए सर जो पढ़ने का एक बेहतर तरीका हो। एक बात मुझे बताइए, हर वर्ष कोई ना कोई बच्चा सिविल सर्विसेज टॉप करता है, हर वर्ष ढेर सारे बच्चे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। अगर पढ़ने का कोई एक आइडियल तरीका होता, एक स्टैंडर्ड तरीका होता, तो अब तक तो मार्केट में बिक रहा होता ना बेटा, कि पढ़ने का ये तरीका है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, पढ़ने का कोई आदर्श तरीका नहीं है। पढ़ने का हर वह तरीका आदर्श है जो आपको सूट करे। दौड़ के पढ़िए, चल के पढ़िए, सर नीचे पैर ऊपर करके पढ़िए, गाना सुन के पढ़िए, है ना, किसी गुफा में घुस के पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको सूट करता है वैसे पढ़ाई करिए। किसी की कॉपी करके आप ना पढ़ें कि फलाना ऐसे पढ़ते हैं तो हम भी वैसे पढ़े। नहीं नहीं बेटा, जो आपको सूट करता है, मुझे लगता है आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। पढ़ने का वह तरीका जो आपको सूट करे, आपको कंफर्ट में रखे, आप उस तरीके का प्रयोग करिए, और मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई होगी। घंटे वंटे को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि सर कै घंटा पढ़े। एक ने कहा सर 25-26 घंटे पढ़े। हमने कहा भाई 24 घंटे का दिन है, 25 घंटे कैसे पढ़ोगे मित्र? तो 24 घंटे का दिन सबके लिए है भैया, जो टॉप किया वो भी, और जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है वो भी। तो 24 घंटे में आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में बेटा बहुत दिनों से हूँ, ढेर सारे मित्र आते हैं पढ़ने के लिए, वर्किंग लोग भी आते हैं, जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। मेरा अनुभव ये रहा है कि वर्किंग लोगों का परफॉर्मेंस कुछ और बेहतर रहता है तब, जबकि उनके पास पढ़ने का समय जो नॉन वर्किंग लोग हैं, जो सिर्फ कंपटीशन तैयारी करते हैं, उससे कम होता है, लेकिन रिजल्ट वो बेहतर दे लेते हैं। तो पढ़ने की क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ते हैं, पढ़ने की क्वालिटी से मतलब है कि किस क्वालिटी से आप पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई की क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती कि हम 10 घंटे पढ़े, हम 1 घंटे पढ़े, लेकिन किस क्वालिटी से पढ़े। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये सब खास करके फ्रेशर बच्चे जो तैयारी वारी करते हैं, उनके मन में बड़ा वहां पोह मचा रहता है, कैसे पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। ढेर सारे लोगों से राय लेते हैं, कोई घंटा वंटा नहीं बेटा, जितने में आप कंफर्टेबल महसूस करें, जितना आप पढ़ सकें, वही आपके लिए घंटा है, और कोई आदर्श नहीं। हाँ, ज्यादा पढ़ना है बेटा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी देर पढ़ूं ताकि चीजों को मैनेज कर पाए। इतना तो सहज हम लोग है ही है। और पढ़ने का जो तरीका है वो कोई आइडियल तरीका नहीं है बेटा। ढेर सारे लोग कहते हैं कि रात में पढ़िए, ढेर सारे लोग कहते हैं, ढेर सारे वो लोग कहते हैं जो बुजुर्ग हैं पुराने, जो एक जनरेशन आगे वाले लोगों कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो। तो भैया आजकल के बच्चे तो सुबह तक पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के कैसे पढ़ेंगे? वो तो रात भर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो वही सब सुबह है। जो सूट कर रहा है बेटा वो करें,
जो आपकी बॉडी को सूट करे, जो आपको ठीक लगे वो करें। मिशन पूरा करना है, टास्क पूरा करना है। तो हमारी पढ़ाई जो होती है मिशन ओरिएंटेड होती है। क्लियर है बेटा? तो बहुत ही सब पचड़े में नहीं पढ़ने की जरूरत है, कितने घंटे पढ़ें, कब तक पढ़ें, पढ़ना है भैया आपको, वो आप निर्धारित कर लो कैसे पढ़ना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। क्योंकि चैप्टर बड़ा है बेटा, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बात करूंगा आपसे, कोई हड़बड़ी नहीं। और कोई प्रतिक्रिया हो बेटा तो जरूर दीजिएगा, ना हो तो भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो प्लीज। पढ़ाई की एक नई परिभाषा देंगे आपको, एक नई डेफिनेशन देंगे। बहुत लोगों को आपने भी पढ़ा होगा, थोड़ा मुझे भी पढ़ लो, क्या हर्जा है। तो एक बात तय हो गई बेटा कि वायुमंडल कहां तक है, मोटा मोटा कार्बन लाइन तक हम मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अध्ययन करते समय वायुमंडल को, उस इलाके को भी हम नहीं छोड़ते जहां हमारे काम का वायुमंडल नहीं है, लेकिन अध्ययन तो हम लोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि जो पूरा हमारा एटमॉस्फेयर है उसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए हम दो भागों में बांट लेते हैं, डिमार्केट करते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सममंडल। क्या कहते हैं बेटा? सममंडल। इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोस्फेयर, सममंडल। और एक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विषम मंडल। मतलब जो हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, चाहे जहां तक भी है, उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। वन इज होमोस्फेयर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोस्फेयर। अब थोड़ा इनका पोस्टमार्टम किया जाए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नाम ही बहुत कुछ कहता है। सम माने, होमो माने होमोजीनियस, माने जब एक साथ सब मिले हों, और हेट्रोजीनियस एक शब्द पढ़ते हैं ना हम लोग। सममंडल माने कुछ समानता होगी, विषम माने कुछ असमानता होगी। ध्यान से सुनना, धरातल से लेकर लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, या मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि कार्बन लाइन तक, जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई थी, यहां तक के वायुमंडल को हम लोग होमोस्फेयर कहते हैं, सममंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंडल में सारी गैसें आपस में घुली मिली दशा में रहती हैं, मिक्सअप फॉर्मेट में रहती हैं। क्योंकि सारी गैसें आपस में मिल के रहती हैं, इसलिए इसको हम लोग सममंडल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जहां तक हमारा वायुमंडल हो, यानी 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जहां तक हमारा वायुमंडल होगा, वहां तक के भाग को हम लोग विषम मंडल कहते हैं, हेट्रोस्फेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि यहां गैसें आपस में नहीं मिलती। क्लियर है? वरन यहां गैसें अलग अलग लेयर बनाती हैं बेटा, उनका लेयर अलग अलग होता है। और लेयर बनाने का भी बड़ा स्पष्ट नियम है कि विषम मंडल में, हेट्रोस्फेयर में, जो भारी गैसें होती हैं वो नीचे की ओर होती हैं, भारी चीजें नीचे ही होंगी, और हल्की गैसें होती हैं कहां बेटा? ऊपर की ओर। तो जाहिर सी बात है कि विषम मंडल में जो पहली लेयर बनती होगी वो इन उपलब्ध गैसों में जो सबसे भारी होती होगी, और वो सबसे भारी नाइट्रोजन है बेटा। तो विषम मंडल में जो पहली लेयर बनती है वो किसकी बनती है बेटा? नाइट्रोजन की। फिर उसके ऊपर ऑक्सीजन की, फिर और ऊपर जाए धीरे धीरे तो हीलियम की, और वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में वो गैस होगी, उसकी लेयर होगी जो सबसे हल्की होगी, और वो गैस है बेटा हाइड्रोजन। और यही कारण है कि हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी भागों में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो मुझे लगता है विजन क्लियर हुआ बेटा। धरातल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर सारी गैसें आपस में मिक्सअप फॉर्मेट में होंगी। क्या नाम होगा बेटा? सममंडल। क्लियर है? 90 किलोमीटर से ऊंचाई पर अगर आप जाएं, जहां तक हमारा वायुमंडल है, गैसें आपस में नहीं मिलती, वरन अपने भार के अनुसार अपना तल बनाती हैं, लेयर बनाती हैं। क्लियर है बेटा?
दैट्स वाई उन्हें विषम मंडल कह दिया जाता है। क्रम पूछा जा सकता है कि विषम मंडल में तल कैसे बनाया जाता है, कैसे बनती हैं, और ये तो पीसेस में पूछा बेटा, आसान प्रश्न था। मैं सहमत हूं कि हमारे वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस है, ये कोई मुश्किल प्रश्न नहीं था, लेकिन पूछा गया ना बेटा। तो सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस होगी। काहे होगी? क्योंकि यहाँ भार के अनुसार अगर तल बन रहा है तो जो सबसे हल्की होगी वो सबसे ऊपर होगी। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब एक एक की फिर चर्चा करते हैं बेटा। शुरुआत कर देते हैं, चूंकि बड़ा टॉपिक है बेटा, मुझे वक्त दीजिए। और एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में ही हम लोगों को वायुदाब पढ़ना है, पवन पढ़ना है। सब बड़ा क्लिष्ट एक सिस्टम है, लेकिन हम क्लिष्ट होने नहीं देंगे बेटा, निश्चिंत रहिए। व्यापक अनुभव है मेरा, और मैंने यही सब सीखा है कि आपसे कैसे बात करनी है जो आपको समझ में आए। तो वो सब भी चर्चा होगी। हम लोग ह्यूमिडिटी पे बात करेंगे, आर्द्रता पे बात करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे, फिर से बात करेंगे, वो सब चर्चा होगी बेटा। लेकिन अभी चूंकि बेसिक चीजें हैं उन पे क्लियर कर लिया जाए तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लेकिन वायुमंडल माने, एटमॉस्फेयर माने खाली यही नहीं है बेटा। हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी घटनाएं होती हैं और जिसमें पवन और एयर प्रेशर, वायुदाब की पट्टियां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे, आपसे बात करेंगे कि आखिर धरती पे हवाएं क्यों चलती हैं, और चलती हैं तो कभी धीमे कभी तेज क्यों चलती हैं, कहीं चक्रवात आता है, कहीं प्रति चक्रवात आता है, आखिर ये सब क्यों होता है बेटा, सब कुछ पढ़ेंगे। धैर्य बना के रखिएगा बेटा, मेरा साथ दीजिएगा, और मैं पढ़ाई की परिभाषा देता हूं आपको, डेफिनेशन देता हूं, पढ़ते कैसे हैं। बहरहाल, तो अब सममंडल माने धरातल से लेके कहां बेटा? 90 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर आप चलें तो इसको हम लोग फिर बांटते हैं, डिमार्केट करते हैं। लेकिन इस बार का जो डिमार्केशन होता है बेटा, वो फिजिकल कैरेक्टर होता है। भाई जब भी आप किसी को बांटोगे तो बांटने का कारण बताना होगा। हमारे आपके बीच में कोई बंटवारा नहीं, हम भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, तो मनुष्य के आधार पर कोई बंटवारा नहीं। लेकिन आधार अगर चुन लिया जाए तो बंटवारा हो सकता है। टीचर स्टूडेंट के आधार पर बंटवारा हो सकता है, जेंडर के आधार पर बंटवारा हो सकता है। तो बंटवारे का आधार क्या है, तब ना पता चलेगा कि इसको डिमार्केट किया जा सकता है कि नहीं। अब आप कहें कि मनुष्य के आधार पे, नहीं भैया, आप भी शायद मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं, इस आधार पे कोई बंटवारा नहीं है। तो ध्यान रखना, सममंडल का आधार अलग था, तो हमने 0 से 90 किलोमीटर कहा। लेकिन इनके फिजिकल कैरेक्टर पे अगर हम बात करें, भौतिक गुणों पे बात करें, तो इसमें भी हम डिमार्केट करते हैं, जो हर बच्चे ने पढ़ा है। आज के जमाने में हम कुछ नया एरिना आपको दिखाएंगे बेटा। मैंने बार बार आपसे कहा था कि नया नहीं पढ़ेंगे, विशेष नहीं पढ़ेंगे, विशेष ढंग से पढ़ेंगे। पढ़ाई का यही फॉर्मूला है बेटा, जो इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करेगा वो सफल होगा। कोई रहस्यमय, कोई गोपनीय चीज नहीं पढ़नी है। जो चीजें हर कोई पढ़ रहा है वही आपको पढ़नी है। थोड़ा सा विजन बदल के पढ़ना है, डायमेंशन बदल के पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। विजेता बनेंगे आप बेटा। तो थोड़ा देखिए बेटा, इसमें जो पहला ही मंडल है, आज मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाऊंगा बेटा। इसमें जो पहला ही मंडल है, यानी सममंडल का जो उप विभाजन है पहला, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो क्या बेटा? क्षोभ मंडल। सब बच्चे रटे रहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। रटे है ना? बिल्कुल याद करते रहिए। क्षोभ मंडल बच्चे याद कर लेते हैं कि धरती के ठीक ऊपर, हमारे ठीक ऊपर जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है। क्लियर है बेटा? इसकी ऊंचाई को लेके बड़ा अलग अलग किताबों में सब अलग अलग डायमेंशन है। क्योंकि क्षोभ मंडल की ऊंचाई थोड़ी डिफरेंट है, यानी विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम होती है। ये आपको हर किताब में कॉमन मिलेगा, लेकिन हर किताब में डिफरेंस ये मिलेगा कि ऊंचाइयों का जो दायरा है वो थोड़ा अलग अलग होगा। लेकिन मैं जो दायरा बोलूंगा वो तो एनसीईआरटी का बोलूंगा बेटा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी ध्रुवों की ऊंचाई कम है और विषुवत रेखा पे ऊंचाई अधिक है। यानी अगर आप बात करें एक डायग्राम से, तो जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, और ये हमारी विषुवत रेखा है, और ये पोल है,
तो अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई यहाँ कम है, और जैसे जैसे विषुवत रेखा की ओर बढ़ता है इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। यानी ये ऊंचाई ज्यादा है और ये ऊंचाई कम है, ये हर राइटर आपको बताएगा। लेकिन ऊंचाई कितनी कितनी है इसको लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से बोलेंगे। यहाँ पे क्या बेटा 8 किलोमीटर और यहाँ पे 18 किलोमीटर। हाँ, कहीं 12 से 16, कहीं 10 से 14, लाइक दिस ये दिया जाता है। लेकिन एक चीज कॉमन है बेटा कि विषुवत रेखा पे यानी इक्वेटोर पे, मैं साइड में दिखा रहा हूं बेटा, यहां कैसे दिखाऊं, तो साइड में दिखा रहे हैं कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है और यहां इसकी ऊंचाई कम है। मेरा प्रश्न आपसे यह है, जो गंभीर प्रश्न है, कि ऊंचाई का यह अंतर क्यों है। यानी क्षोभ मंडल में जो गैसों की ऊंचाई है वो ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे ज्यादा क्यों है, इस पे हम बात करेंगे बेटा बहुत विस्तार से। खाली ये पढ़ लेने से कि इसकी ऊंचाइयों में अंतर है बात नहीं बनेगी। ये अंतर क्यों है, सूक्ष्मता से माइक्रो लेवल पे जाके इसको समझते हैं। और क्षोभ मंडल का जो कैरेक्टर है, जो गुण है, वो क्यों ऐसा है। हर बच्चा पढ़ा है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, जिसको हम लोग लैप्स रेट कहते हैं, ह्रास दर कहते हैं। डेटा भी रटा होगा आपने, मुझे भी याद है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। क्षोभ मंडल की सीमा पर -70 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, हो सकता है इससे कम भी होता हो। अब एक बात मुझे बताइए कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्यों घटता है। सूर्य की किरणें तो उधर ही से आती हैं, ताप उधर से आता है, और ताप की ओर आप जाएं तो टेम्परेचर घटे। खाली याद कर लिया आपने कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, क्यों घटता है, काहे घटता है, यह भी आपको बताना होगा। क्लियर है बेटा। तो कल का जो हम लोगों का टॉपिक होगा बेटा वो क्षोभ मंडल होगा, ट्रोपोस्फियर होगा, और हम लोग विस्तार से ये सब चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो ऊंचाइयों का डिफरेंस है वो क्यों है, इसमें टेम्परेचर लैप्स रेट काहे पाया जाता है, आखिर क्या वजह है कि ऊंचाई की ओर तापमान घटता है। अरे बढ़ना चाहिए ना बेटा, आप सूरज की ओर बढ़ रहे हो तो सूरज की ओर जा रहे हो तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, लेकिन यहां तो घटता है। और मैंने बताया कि क्षोभ मंडल की सीमा पर तो -70 तक टेम्परेचर है, अजीब हालत है। ये सब क्यों हो रहा है बेटा, कल हम बात करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा कि शेयर करिए, यही मेरा उत्साह है, मेरा उत्साह बनाए रखिए, मेरा उत्साह नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो फिर हम कुछ और भी कदम उठा सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।